नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। हम हाजिर हैं संसद के शीतकालीन सत्र के छठे दिन दोनों सदनों में हुए कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर। हमारे खास कार्यक्रम सदन दिन भर के साथ दिखाएंगे सब कुछ विस्तार से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 2022-23 की अनुपूरक अनुदान मांगों और 2019-20 की अतिरिक्त अनुदान मांगों और संबंधित विनियोग विधेयक को लोकसभा की मंजूरी। वित्त मंत्री ने दिया जवाब, कहा राजकोषीय घाटे, महंगाई और भारतीय मुद्रा की स्थिरता को लेकर प्रतिबद्धता से काम कर रही है सरकार। संविधान अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 राज्यसभा से भी पारित। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने दिया जवाब, कहा जनजातीय समुदाय के विकास के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यास्थम केंद्र संशोधन विधेयक 2022 को संसद की मंजूरी। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने दिया चर्चा का जवाब, कहा भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के अधिकार, स्वतंत्रता और साख से नहीं किया जाएगा समझौता। और सदन दिन भर में सबसे पहले बात लोकसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। लोकसभा ने 2022-2023 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले बैच और 2019-20 के लिए अनुदान की अतिरिक्त मांगों और इनसे संबंधित विनियोग विधेयकों को मंजूरी दे दी। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की विभिन्न उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में मजबूत और दबाव झेलने में समर्थ है। उन्होंने साफ किया कि सरकार राजकोषीय घाटे, महंगाई और भारतीय मुद्रा की स्थिरता को लेकर प्रतिबद्धता से काम कर रही है। महंगाई पर विपक्षी दलों के सवालों पर वित्त मंत्री ने कहा कि बीते समय में महंगाई में लगातार कमी आई है और सरकार इसे और कम करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि एनपीए में भी तेजी से कमी आ रही है और सरकार ने बेहतर तरीके से इसे संभाला है। WPI इन्फ्लेशन comes to 21 months में सबसे लोवेस्ट में आया है। 5.85% year on year November 22. WPI inflation was 8.39% in October, whereas in November it's 5.85%. Food inflation, sir. Food inflation is at 2.17% versus 6.48 month on month. So, inflation management or inflation control, Prime Minister Modi and his group of ministers and officers are constantly watching and taking periodic intervention measures. As a result, you find the results coming here. रुपए की कीमत में गिरावट को लेकर विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय मुद्रा दुनिया के अन्य महत्वपूर्ण देशों की मुद्रा की तुलना में मजबूत हुई है। साथ ही अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भी रुपया मजबूत हुआ है। It is a matter of fact. Every report has told you that Indian rupee against every other currency has only strengthened. Against the dollar, we have performed much better than many other emerging market economies. I will detail out the information. संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 पर लोकसभा में विस्तृत चर्चा हुई। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने विधेयक पर विचार का प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा कि इसमें तमिलनाडु की नारी, कुरवर और कुरु विकिरण पहाड़ी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का प्रावधान है। विधेयक पर चर्चा में कांग्रेस, बीजेपी समेत विभिन्न दलों के सांसदों ने हिस्सा लिया और अपने विचार रखे। बिल्कुल ऐसे इकदाम किए जाए ताकि इसका कल्याण हो। उन्होंने कहा था पहली There is no effective control of the Scheduled Caste Commission and Scheduled Tribe Commission in this particular thing. The health of the Scheduled Caste people Scheduled Tribe people is far low. 42% of the children are anemic, and about 70 to 65% of women among the Scheduled Caste are anemic. Therefore, necessary corrective measures to be taken. Sir, I am happy to accept the bill to be passed in the House. I support this bill.
सरकार ये बिल लाई जिसके अनुसूचित जनजाति समाज के उत्थान हेतु प्रभावी कदम उठाया जाए। देश के अलग अलग भागों में कुछ पिछड़े जनजातियां हैं, अभी भी इनको सूचित नहीं किया गया है। इस बिल के माध्यम से ये किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र का विशेषतः महाराष्ट्र का पश्चिम महाराष्ट्र एरिया में धनगर करके एक जनजाति है जिसको पिछड़ा समाज के अंदर आ जाती है, उन्हें आज भी अधिसूचित नहीं किया जा रहा है। They have been facing problem since colonial India to the present time. The tribal population of the country as per 2011 census report is 10.43 crore, constituting 8.6% of the total population. 89.97% of them live in rural areas and 10.03% in urban areas. Inclusion of more tribes into the list of scheduled tribes is surely a welcoming step. कि उन्होंने कहा था पहली कैबिनेट, उसके बाद हफ्ते में एक तो कैबिनेट होती है, 5 साल में पता नहीं कितनी कैबिनेट। मेरा तो गणित इतना अच्छा नहीं है, लेकिन हर हफ्ते की आप ही के लिए 200-300 कैबिनेट तो हो चुकी है। अभी तक तो धनगरों का आरक्षण मिला नहीं है, ना मराठा समाज को मिला है, ना लिंगायतों को मिला, ना मुसलमानों को मिला है। मेरी सिर्फ केंद्र सरकार की विनती है कि ये पीस बाय पीस मील जो आप लाते हैं, उस हिसाब से एक व्यापक तरीके से इन सब समाजों की जो मांग है वो पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल बनाइए और आप चर्चा कीजिए, इसी से एक बदलाव अच्छा आ सकता है। लोकसभा में कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के सदस्यों ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच पिछले दिनों हुई झड़प के मुद्दे को फिर से उठाया और इस पर चर्चा की मांग की। हालांकि आसन की ओर से चर्चा की अनुमति नहीं मिली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, इस विषय पर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में फैसला होगा। इसके बाद कांग्रेस, टीएमसी, एनसीपी समेत विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। प्रश्नकाल के दौरान गतिरोध कर रहे सदस्यों को समझाते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि ये सरकार से सवाल पूछने का समय होता है, इसलिए इसका सदुपयोग करना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में तख्तियां लाने पर भी सख्त नाराजगी जताई। आप एक बात बताइए, प्रश्नकाल आप सबका है, क्या प्रश्नकाल को नहीं चलाना चाहते आप? प्रश्नकाल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आप रोज हंगामा करते हैं, आप जब प्रश्नकाल के बाद विषय उठाया करें ना, अच्छी परंपरा डालें। मैं आपके लिए कर रहा हूं ये सब कुछ कि प्रश्नकाल आपका समय रहता है, सरकार से पूछने का आपका अधिकार है, आप अधिकारों से खुद वंचित होना चाहते हैं। और तख्तियां लाना छोड़ दें, यहां पर पहले भी मैंने कहा था, तख्तियां लाना छोड़ दें प्लीज। प्रश्नकाल के दौरान वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि देश में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2016 की 452 से बढ़कर 2022 में 84,012 हो गई है तथा भारतीय स्टार्टअप का भविष्य उज्जवल है। Looking at the failure rate of startups, can we assume that the action that needs to be taken as a part of the incubation process is not really up to the mark? And if so, I would like to know from the Honourable Minister, how is he planning for a better startup incubator collaborative program between public and private entities? As regards the incubation ecosystem, I think we've been quite successful in expanding that ecosystem through the length and breadth of the country. Hundreds of incubators today are maturing. They are providing newer and newer facilities, test beds, equipment, machineries to help our startups experiment. प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल शुरू हुआ। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान सदस्यों ने जनहित से जुड़े मुद्दे भी उठाए। सराय मोहिद्दी से बिशुनपुर, गौसपुर तिराहा से पट्टी नरेंद्रपुर, गुरैनी से सोगर, यहाँ पर अगर पुल बन जाता है तो जनता की बहुत सहूलियत होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि देश को एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए देश में समान नागरिक संहिता लागू किया जाएगा। मैं बिहार से हूं सर, और मैं बिहार में छपरा से हूं। बिहार में सर शराबबंदी है, शराबबंदी से हमारे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन शराबबंदी के कारण अगर मौत होती है और अवैध व्यापार होता है तो हमारे लिए चिंता का विषय है। सर, थ्रू यू आई विल रिक्वेस्ट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर to look into the matters
and go and deals with the latest written by the Honorable Chief Ministers and release the due funds of 1,968.44 crores immediately. सदन दिन भर में अब बात राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। राज्यसभा ने संविधान, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। बिल में उत्तर प्रदेश के गोंड समुदाय को अनुसूचित जाति से निकालकर अनुसूचित जनजाति सूची में डालने का प्रावधान है। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार देश में जनजातीय समुदाय और उनके क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और ये विधेयक उसी कड़ी में समाधान का रास्ता है। उन्होंने कहा कि जनजातीय कार्यों के लिए बजटीय आवंटन को लेकर विपक्ष के सदस्यों की ओर से उठाए गए प्रश्नों के जवाब में उन्होंने कहा कि 2013-14 में अनुसूचित जनजाति मामलों के लिए कुल बजटीय आवंटन 24,594 करोड़ रुपए था, जो 2021-22 में बढ़कर 85,930 करोड़ रुपए हो गया है। उन्होंने कहा कि इससे सरकार की मंशा का साफ पता चलता है। 14 के पहले के अलॉटमेंट को आप देखिए और 2014 के बाद के अलॉटमेंट को आप देखिए तो आपको सहज अंदाजा लग जाएगा कि सरकार के डेवलपमेंटल अप्रोच क्या है। प्लीज और इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि 2013-14 में आप यदि देखें तो जो एसटी कंपोनेंट के लिए जो राशि आवंटित की जाती थी उसका जो कुल प्रावधान था वो 24,594 करोड़ रुपया था। लेकिन अगर आप देखें आज के दिन में 2021-22 में तो वो लगभग 85,930 करोड़ रुपये है। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि अप्रोच में और डेवलपमेंट के लिए सरकार कितनी प्रतिबद्ध है। और अगर वृद्धि को देखें तो वो 256% से अधिक है। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस बात पर खुशी जताई कि इस प्रावधान के माध्यम से उत्तर प्रदेश के 4 जिलों चंदौली, कुशीनगर, संत कबीर नगर और संत रविदास नगर में रहने वाले गोंड समुदाय को न्याय मिलेगा। तो ये मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि सदन में ये जो प्रस्ताव आया है उत्तर प्रदेश से संबंधित, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित जिसके अंदर 1980 से लोग संघर्ष करते रहे, समस्याओं से उलझते रहे, जिसका समाधान नहीं हुआ। और आज इस बात की खुशी है कि इस प्रोविजन के माध्यम से अब वहाँ के लोगों को न्याय मिलेगा। मोदी जी की कल्पना, माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना है कि इस देश के समस्त लोगों को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर देश को हम सब ने आत्मसात किया है। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थतम केंद्र संशोधन विधेयक 2022 राज्यसभा से भी पारित हो गया। इसके साथ ही विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। उच्च सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने आश्वासन दिया कि भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थता केंद्र के अधिकार, स्वतंत्रता और साख से कोई समझौता नहीं करेगा। विधेयक में माध्यस्थतम केंद्र का नाम नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थतम केंद्र से बदलकर भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थतम केंद्र करने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता केंद्र का नाम नई दिल्ली होने से दिल्ली में अगर कोई ऐसा अन्य केंद्र है तो नामों में दोहराव हो सकता है, इसलिए सरकार ने नाम में बदलाव का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि हमारा देश भी मध्यस्थता का संस्थागत केंद्र बनने की ओर बढ़ रहा है। आज तक हमारा देश में आर्बिट्रेशन का काम तो चल रहा है, लेकिन जो मूल कारण है जिसके वजह से हम अट्रैक्ट नहीं कर पाया, हमारे ही देश के बड़े बड़े बिजनेस लोग, हमारे देश के लोग विदेश प्रिफर करते हैं। लोग सिंगापुर जाते हैं, लंदन जाते हैं, हांगकांग जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं। कई कारण है सर, लेकिन मैं मानता हूं कि इस पहल के बाद
हम कई ऐसा चेंजेस आगे देखने वाले हैं जिससे हमारे उभरता हुआ आर्थिक शक्ति के साथ साथ हम एक मैग्नेट की तरह दुनिया का बिजनेस कम्युनिटी को हम इंडिया में अट्रैक्ट कर सकते हैं। संख्या के दृष्टि से आप देखेंगे, दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर जो दिल्ली हाईकोर्ट के माध्यम से उसका देखरेख होता है, पिछले साल 3,704 केसेस रेफर हुए हैं, लेकिन अब इसको बिजनेस के वॉल्यूम के हिसाब से कम हो सकते हैं। लेकिन हमारा देश ही इतना विशाल है कि हमारा अपने अंदर में अगर विदेश से नहीं भी आए, हम तो इंटरनेशनल बनाना चाहते हैं, अगर हमारे देश के लोग बाहर ना आ जाए, इतना भी अगर हम कर सकते हैं प्राथमिकता देकर के, ये भी हमारे लिए बहुत एक सफलता प्राप्त होगा। इसलिए सर सबसे पहले तो हम हमारा देश से बाहर जाने वालों को कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं। इससे पहले इस विधेयक पर चर्चा में विभिन्न दलों के सांसदों ने अपने विचार और सुझाव रखे। I have no reason to oppose any of the provisions which have been proposed, and especially the change of name, because an arbitration center for India cannot be just named as New Delhi International Arbitration Center. It has to be India's arbitration center. So this is a welcome change because you'll have to bring more units of this in other cities. So naturally New Delhi cannot be the only place where you have an arbitration. बड़ी मात्रा में भारत के अंदर विदेशी पूंजी निवेश हो रहा है। बड़ी संख्या में कंपनियां भारत के अंदर पूंजी निवेश कर रही हैं। भारत की कंपनियों के साथ समझौता करके वो पूंजी निवेश करती हैं। तो अगर किसी प्रकार का विवाद हो गया तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का इंतजार करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वर्षों लगेंगे। वो चाहते कोई ऐसी प्रक्रिया हो जिससे कि दो कंपनियों के बीच के अंदर का विवाद, कोई कॉन्ट्रैक्ट है उसका विवाद, और आर्बिट्रेशन के माध्यम से और सुलझा लिया जाए। सिंगापुर के स्टेट का कैरेक्टर हमसे बिल्कुल अलग है, तो हमारी अपनी परिस्थितियों, प्राथमिकताओं, दुविधाओं, विसंगतियों, संश्लिष्टताओं के मध्य में हमारा आर्बिट्रेशन सेंटर बने। अगर हमें इंटरनेशनल सीट बनाना है, जो बाकी हम सारे देशों की बात कर रहे हैं, व्हाई इज सिंगापुर अ सक्सेस स्टोरी, व्हाई इज लंदन अ सक्सेस स्टोरी, दैट इज बिकॉज उनके जो इकोसिस्टम उन्होंने बनाया है वो इकोसिस्टम मैचेस एज टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल। सो जस्ट लास्ट 1 मिनट, उसमें आप ऑनलाइन हियरिंग की प्रावधान करें, आप आर्बिट्रेशन बेंचेस बनाएं, आप स्पेशलिस्ट आर्बिट्रेशन बार बनाएं और अक्रेडिटेशन दें आर्बिट्रेटर्स को। अक्रेडिटेशन मिलेगा, सो प्रोबेबली देयर विल बी एन इंक्रीज सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस। Sir, I take this opportunity to introspect whether the bill, that original principle act that we have passed, whether it has achieved its objectives. Whether speedy disposal is happening? No. Whether it is cost effective? No. Whether with minimum or no judicial interference? Again, no. Sir, small commercial organizations are suffering. They are not able to come to these arbitration centers because it is extremely expensive. राज्यसभा में भी कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के सदस्यों ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच पिछले दिनों हुई झड़प के मुद्दे को फिर उठाया और इस पर चर्चा की मांग की। हालांकि आसन की ओर से चर्चा की अनुमति नहीं मिलने पर कांग्रेस, टीएमसी, एनसीपी और आरजेडी समेत विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। सांसद दर्शना सिंह ने बाजरा के महत्व के बारे में देश के लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता पर जोर दिया, तो सांसद कविता पाटीदार ने देश में खुले बोरवेल में बच्चों के गिरने पर चिंता जताई। आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहती हूं कि खाद्य सुरक्षा तथा पोषण के प्रति मोटे अनाज की उपयोगिता को लेकर सामाजिक जागरूकता बढ़ाने और रचनात्मक जन भागीदारी में वृद्धि की जाए। पूरे देश भर में ट्यूबवेल और बोरवेल में उसके गड्ढों में गिरने के कारण न जाने कितने बच्चों की जिंदगियां समाप्त होती जा रही है। ये हमारे लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। मैं आपके माध्यम से इस अति संवेदनशील विषय के लिए सरकार से यह आग्रह करती हूं कि इस प्रकार की घटना को रोकने के लिए कड़े से कड़े कानून का प्रावधान होना चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं का दोहराव देश में फिर न हो सके।
Promote the cooperative sector. I request the Honorable Minister of Cooperation and Official through this August House, the coordinate with the various ministries and include the special provisions and the classes to prioritize the cooperative companies while granting the aid. झारखंड के गुमला जिले के शहर से 120 किलोमीटर दूर स्थित आंजन धाम को राम भक्त महावीर हनुमान जी की पूजा अर्चना की जाती है। सरकार से मांग करता हूं कि इसे मुक्त करने, वन विभाग से मुक्त करने से वहां भक्तों को वहां सुविधा व्यवस्था बनाई जा सकती है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवाल के जवाब में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि विभिन्न राजमार्गों पर वाहनों की नई गति सीमा के संबंध में जल्द ही फैसला लिया जाएगा। और अभी किसी महामारी में, लड़ाई में, दंगों में जितने लोग नहीं मरते उतने रोड एक्सीडेंट में मरते हैं। और इसके लिए हमने एजुकेशन, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग में सुधार, ब्लैक स्पॉट का आइडेंटिफिकेशन लगातार कोशिश कर रहे हैं, पब्लिक कैंपेन कर रहे हैं और काफ़ी बड़े सेलिब्रिटीज़ का भी सहयोग ले रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से करेंगे। पर एक तरफ एक बात सच है कि हम नए 27 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे एक्सिस कंट्रोल बना रहे हैं और स्वाभाविक रूप से अभी दिल्ली टू चंडीगढ़ 2.5 घंटे में होगा, दिल्ली टू देहरादून 2 घंटे में होगा, नया रोड बन रहा है, दिल्ली टू हरिद्वार 2 घंटे में होगा। अब इस सब परिस्थिति में इंटरनेशनल जो नियम बने उसके आधार पर राज्य सरकार को विश्वास में लेकर नई स्पीड लिमिट के बारे में 2 लेन से लेकर 4 लेन, पेव शोल्डर, एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे, इसकी नई रचना हम करेंगे क्योंकि कुछ लोगों को फाइन भरने पड़ रहा है और जल्दी इसका निर्णय करेंगे। प्रश्नकाल के दौरान महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने राज्यसभा को बताया कि पिछले कुछ वर्षों के आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि भारत में गोद लिए जाने वाले लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या ज्यादा है। अगर आप आंकड़े देखें तो हमारे देश में साल 2019-20 में एक तरफ 1400 लड़कों का अडॉप्शन हुआ, दूसरी तरफ 1938 लड़कियों का अडॉप्शन हुआ। हमारे देश में साल 2020-21 में 1200 लड़कों का अडॉप्शन हुआ और 1856 लड़कियों का अडॉप्शन हुआ। और महोदय 21-22 में 1293 लड़कों का अडॉप्शन हुआ और 1690 से ज्यादा बेटियों का अडॉप्शन हुआ। तो वाकई में अडॉप्टिव पेरेंट्स ने बेटी को लक्ष्मी स्वरूपा मान के ही अडॉप्ट किया है। उच्च सदन में विशेष उल्लेख के दौरान भी सांसदों ने जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। Sir, a balance of rupees 10,879 crores is still pending by way of GST compensation for the year from 2020 to 2022 to 2023. This is up to April to June 2022, payable by the Finance Ministry. Sir, these numbers are shocking and are impeding the growth and development of Tamil Nadu. Sir, I therefore request the Union Government to forthwith release the funds. Otherwise, it will cripple the state. Considering the huge drop in daily number of COVID-19 cases, the worst might seem to be over. However, there appears ample evidence of a variety of side effects that are emerging amongst the infected population. More studies must be conducted to understand the long-term impacts of the COVID-19 virus on the human body. Otherwise, this might end up becoming a parallel pandemic itself. So I request the government to look into this matter at the earliest. राज्यसभा ने उच्च सदन के पूर्व सदस्य योगेंद्र के अलग और आरसी सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। सदस्यों ने उनके सम्मान में कुछ पल का मौन भी रखा। Honorable members, I refer with profound sorrow to the passing away of Sri Yogendra K. Alga and Sri R.C. Singh, former members of this House. Sri Alag served as a member of this House, representing the state of Gujarat from November 1996 to April 2000. In the passing away of Sri Yogendra K. Alag, the country has lost a noted economist, an eminent economist, and an able parliamentarian. Sri R.C. Singh passed away on the 10th December 2022 at the age of 78 years. He served as a member of this House representing the state of West Bengal from June 2008 to April 2012. In the passing away of Sri R.C. Singh, the country has lost a veteran trade unionist and able parliamentarian. We deeply mourn the passing away of Sri Yogendra K. Alag and Sri R.C. Singh.
I request members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed. राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान उस समय सदस्य अपनी हंसी नहीं रोक पाए जब जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि वो अर्जुन हैं और अर्जुन और एकलव्य का संवाद नए तरीके से प्रारंभ होगा। वो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। जो हमारे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जो ग्रंथ है, उसके अनुसार एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का नामांकन किया गया है। वैसे मैं अर्जुन हूँ और इस नाते मैं कह सकता हूँ कि अर्जुन और एकलव्य का संवाद अब नए तरीके से प्रारंभ हो रहा है। सदन दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।